हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में जहाँ तक देखे थे उसके बाद का प्रॉब्लम्स जो है अभी हम लोग डील करेंगे। तो नेक्स्ट है 9.22 और डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, डिस्कस द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया जा चुका है इसको, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। इसके लिए हम लोग लेविस स्ट्रक्चर देखे थे, फिर उसमें हाइब्रिडाइजेशन देखे थे, एमओ डायग्राम देखे थे और उस आधार पे जो है इसको हम लोग एक्सप्लेन किए थे। मेटल कार्बोनिल्स बेसिकली वैसे कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड के रूप में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की यदि हम लोग बात करें तो इसका लेविस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, या इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी दिखला सकते हैं। और चूंकि इसका एमओ डायग्राम देख चुके हैं तो अभी फिर से डायग्राम नहीं देखेंगे, बस उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग वहाँ पढ़े थे उसी को बस यहाँ डायरेक्ट हम लिखते जाते हैं। यह जो लोन पेयर है कार्बन का, यह किस में था? सिग्मा नॉन बॉन्डिंग में, जो कि बेसिकली sp-z ऑर्बिटल था। ऑक्सीजन का यह लोन पेयर किस में है? तो यह भी सिग्मा नॉन बॉन्डिंग में, यह भी sp-z है, लेकिन यह जो है लोअर एनर्जी का था और यह जो है हाइयर एनर्जी का था। और हाइयर एनर्जी का था इसलिए इसको हम लोग बोल रहे थे होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद इसमें से या एक सिग्मा बन रहा है, एक पाई और एक ही कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट कब बनता था? जब दोनों के py ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते थे। ऑक्सीजन का py से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता था कार्बन के py में। यह एक सिग्मा बन रहा था दोनों के sp-z ओवरलैपिंग से, और यह एक पाई बन रहा था दोनों का px ओवरलैपिंग से। इतना हम लोग देखे थे इसको। इसके अतिरिक्त हमने क्या देखा था कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में जो है दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे जो वैकेंट थे, पाई सिमेट्री के हैं, एंटी बॉन्डिंग हैं, और इनको हम लोग बोल रहे थे लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगैंड, वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड, और इसका नेचर कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास सिग्मा नॉन बॉन्डिंग sp-z ऑर्बिटल है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर वाले, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर वाला। इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी जो है, मतलब इस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज़्यादा था। हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल है इसलिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है डीस्टेबलाइज होगा, उतना स्टेबल नहीं रहेगा, जबकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज होंगे। डीस्टेबलाइज है इसलिए यही इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया जा सकता है। मतलब इसमें से जो डोनर ऑर्बिटल है वह सिग्मा नॉन बॉन्डिंग है, सिग्मा ऑर्बिटल है, इसलिए इस कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग सिग्मा डोनर बोलेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलेंगे? सिग्मा डोनर बोलेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग देख रहे हैं कि इसी कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 पाई ऑर्बिटल खाली है और इसी पाई ऑर्बिटल में यह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग पाई एक्सेप्टर भी बोलेंगे। इसीलिए इसको हम लोग पाई एक्सेप्टर भी बोलेंगे। तो सिग्मा डोनर भी हो गया, पाई एक्सेप्टर भी हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज बोथ सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर। आएगा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज, 4 ऑप्शन रहेंगे, सिग्मा डोनर, बी पाई एक्सेप्टर, सी पाई डोनर, और डी में रहेगा बोथ ए एंड बी। ऐसा क्वेश्चन। तो अभी जो समझा है इसके आधार पे कि सिग्मा डोनर भी है, पाई एक्सेप्टर भी है, मतलब बोथ ही एंड भी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पूरा उतना एक्सप्लेन करने नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन दिया या +2 के लिए कभी है ही नहीं, आएगा ही नहीं। ये तो पूरा इसका 10 पेज का एक्सप्लेनेशन है, उतना आप कैसे करोगे? हाइब्रिडाइजेशन करोगे, एमओ डायग्राम बनाओगे,
पॉसिबल नहीं है। तो +2 के लिए यह क्वेश्चन है ही नहीं, कभी आ ही नहीं सकता है डायरेक्ट थ्योरेटिकल ऐसे। लेकिन इसी में इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मत बोलो। वही पूछेगा कार्बन मोनोऑक्साइड में जो है डोनर ऑर्बिटल कौन सा है, तो sp(Z) जो कि नॉन बॉन्डिंग नेचर का है। डोनर ऑर्बिटल किसका है, वह ऑर्बिटल किस पे लोकलाइज्ड है, कार्बन पे कि ऑक्सीजन पे, ऑब्वियसली कार्बन पे है। ऐसे करके कई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको जो है ध्यान में रखना होगा। और उसके लिए बस यही सब पॉइंट आप जो है ना नोट करके रखोगे, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इससे आप आसानी से डील कर लोगे। खैर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के इस नेचर को हमने देखा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। और हम लोग को मतलब पूरा से नहीं, बस यहाँ से जो डोनर ऑर्बिटल है सिग्मा डोनर, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग sp(Z) जो कार्बन पे लोकलाइज्ड है, और पाई एक्सेप्टर जो कि दोनों के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए। इससे यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसके लिए अब हम लोग आगे बढ़ें कि यदि ऐसा है तो यहाँ से अब बॉन्डिंग में क्या होगा सो देखो। बॉन्डिंग में होगा कि हम लोग बेसिक सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़े कि जो मेटल होता है उस मेटल के पास खाली ऑर्बिटल होता है। मेटल के पास क्या है, खाली ऑर्बिटल है। वह खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बेसिकली होगा। दिस इज वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अभी हमने पढ़ा कि यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास एक होमो है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है sp(Z) में, जो सिग्मा नॉन बॉन्डिंग है और यह होमो कहला रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन तो वैसा ही रह जाएगा, ये भी हालांकि वही चीज़ है। दिस वन इज ऑल्सो sp(Z) सिग्मा नॉन बॉन्डिंग, बट यह होमो नहीं, लोअर एनर्जी है। तो यहाँ से यह कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि अपना ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको ट्रांसफ़र करता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, और ऐसा करने से यहाँ दोनों के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे दिखना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बाकी ऑक्सीजन इसका लोन पर वैसे ही। तो यहाँ से ही ऐसे लिगैंड टू मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, दिस वन सिग्मा बॉन्ड। अब इसके अतिरिक्त हम लोग एक बात और पढ़े थे कि यदि जो यहाँ मेटल है इसका लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब D में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जब D में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये क्या कर सकता है कि अपने इस D इलेक्ट्रॉन को अगेन डोनेट कर सकता है ये जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे कार्बन मोनोऑक्साइड का उसमें। चूँकि यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है इसमें अभी भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं ऐसे, ये π3 और π4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो यदि मेटल कैपेबल है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, इसका सीधा मतलब हुआ कि उसके D में इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिक है। तो यदि D में इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है तो उस केस में वह मेटल क्या कर सकता है कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उस कार्बन मोनोऑक्साइड के वैकेंट ऑर्बिटल में, और वहाँ से फिर एक बॉन्ड और बन जाएगा ऐसे। या मेटल है और मान लो कि इसका या D ऑर्बिटल है, प्लस प्लस माइनस माइनस, और यह ऑर्बिटल भरा हुआ है, भरा हुआ ऑर्बिटल है। दिस इज फील्ड D एटॉमिक ऑर्बिटल, भरा हुआ D ऑर्बिटल है। और यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें खाली ऑर्बिटल है, प्लस प्लस माइनस माइनस। दिस इज वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहीं से क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा इसमें। तो उल्टा हो रहा है, एक बार जो हम लोग देखे हैं यहाँ, ये तो ऐसा देखे थे ना कि इसका खाली और इसका भरा हुआ ऑर्बिटल था तो इसमें ट्रांसफ़र हो रहा था, तो ये सिग्मा हो रहा था। लेकिन एक बार फिर यहाँ ऐसा भी हो रहा है कि मेटल अपना D का इलेक्ट्रॉन इसके खाली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दे रहा है, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ये पाई कहलाएगा। लेकिन जो बेसिक सा थ्योरी है कि मेटल और लिगैंड के बीच बॉन्ड बन रहा है तो उसमें लिगैंड इलेक्ट्रॉन रीच होता है तो वही इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ उल्टा भी हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है कि मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस लिगैंड को। सारे लिगैंड में ऐसा नहीं हो पाएगा, जिसमें खाली ऑर्बिटल रहेगा पाई का उसी में होगा।
तो यह जो हो रहा है उल्टा हो रहा है ना, मतलब कि ऐसे ही फॉरवर्ड हुआ तो ये बैकवर्ड हो गया। फॉरवर्ड ऐसे है लिगैंड टू मेटल, लेकिन यहाँ मेटल टू लिगैंड हो रहा है ऐसे। तो यह जो हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन मेटल दे रहा है लिगैंड को, दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। यही इसमें बैक बॉन्डिंग कहलाता है। और इस प्रकार से यहाँ दो टाइप का बॉन्ड बनेगा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड टू मेटल सिग्मा और दूसरा मेटल टू कार्बन मोनोऑक्साइड पाई। और जब दोनों बॉन्ड एक साथ बनेगा तो जाहिर सी बात है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे हुआ कि मेटल कार्बन ऐसा है, अभी मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, माइनस रहेगा, इस पर प्लस रहेगा। यहाँ एक बॉन्ड है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, यहाँ 3 बॉन्ड बना हुआ है, मतलब यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। लेकिन जैसा कि अभी हमने पढ़ा पाई बैक बॉन्डिंग वाला, तो इसमें क्या होगा कि यह मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा। मतलब कि यह जो मेटल का इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर ऑटोमेटिकली रिड्यूस करेगा। तो अभी कुछ ऐसा हो जाएगा, रेजोनेंस से दिखला रहे हैं हम ऐसे। तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर 1 था वो बॉन्ड ऑर्डर जा करके हो गया 2, और यहाँ जो 3 था वो भी हो गया 2, मैंने इसका बॉन्ड ऑर्डर घट गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। तो पाई बैक बॉन्डिंग से मेटल कार्बन का बॉन्ड मजबूत हो जाता है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाता है, कमज़ोर। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो दो प्रकार का बॉन्डिंग हुआ, कार्बन टू मेटल सिग्मा, मेटल टू कार्बन पाई, इसी को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, सिनरिज्म भी इसको बोलते हैं हम लोग। कि लिगैंड टू मेटल सिग्मा बने, फिर मेटल टू लिगैंड पाई बने, तो इस तरह से दोनों बॉन्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और यही सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहलाता है, सिनरिज्म कहलाता है, यही फेनोमेनन जिसमें दो प्रकार के बॉन्ड बने। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है, ज़रा देखोगे। ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ड्यू टू मेटल टू CO बैक बॉन्डिंग, MC bond order increases, CO bond order increases, फिर दे सकता है MC bond order decreases, और D में जो है बॉन्ड ऑर्डर रिमेन्स अनचेंज्ड, बॉन्ड ऑर्डर रिमेन्स अनचेंज्ड। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कंसेप्चुअल है। तो अभी तो पूरा कहानी देखी ही हम लोग कि बैक बॉन्डिंग से मेटल कार्बन का सिंगल बॉन्ड डबल में बदल जा रहा है, मैंने बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जा रहा है, इसका घट रहा है। तो यहाँ मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप नोट करते जाओगे, नोट्स में नहीं मिलेगा, बस रिवीजन से यही फ़ायदा है कि कुछ नए नए कंसेप्ट दिमाग में आते जाएंगे और उसको आप लिखते जाओगे, करते जाओगे, तो कहीं से भी क्वेश्चन आना है हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, डील करेंगे उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें आप। तो 9.22 के बाद 9.23, इसमें से कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, उस कॉम्प्लेक्स के लिए क्या क्या पता करना है। तो उसमें सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, d ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन पता करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है, CMI का, ये 3 चीज़ पता करना है हम लोग को। तो कॉम्प्लेक्स क्या क्या दिए हुए हैं, सबसे पहला है K3CO C2O4 का होल 3, फिर B नंबर में है NH4 का होल 2 COF4, C नंबर में है 6
CrEn2Cl2Cl और एक लास्ट टी नंबर में है MnH2O का होल 6SO4। और इन सारे कॉम्प्लेक्स में इन 3 चीज़ पता करना है, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो उसमें डी इलेक्ट्रॉन्स है उस डी और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसका कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे। तो फिर से वही सारा कहानी है। सबसे पहले जब ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो 3 पोटासियम का +3, इसका X ऑक्जेलेट का -2 होता है, 3 होता है तो -6 बराबर 0, तो X बराबर आ जाएगा +3। तो पहला चीज़ पता चल गया, यहाँ से CO++। इसके लिए निकालोगे अमोनियम का +1 होता है, 2 है तो +2, कोबाल्ट का X इसके लिए -1 होता है तो 4 हो जाएगा बराबर 0, तो यहाँ से X बराबर +2, तो यहाँ CO2+। इसके लिए निकालोगे तो क्रोमियम का X इसका 0, इसका -2, इसका -1 बराबर 0, तो X बराबर +3, तो यहाँ से Cr++ हुआ। इसके लिए निकालोगे तो X +0, सल्फेट का -2 बराबर 0, तो X बराबर +2, तो यहाँ से Mn2+ हो गया। तो एक चीज़ फाइनल हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद तुरंत हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करें, उसके बाद डी इलेक्ट्रॉन का ऑक्यूपेशन देखेंगे या कन्फिग्रेशन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में यहाँ जो लिगैंड है वह बाइडेंटेड लिगैंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर में एक बाइडेंटेड लिगैंड 2 डोनर एटम से जुड़ा होता है, तो 3 बाइडेंटेड लिगैंड 6 से, माने 2 × 3 6। इसमें देखोगे तो मोनोडेंटेड लिगैंड है 4 है, तो 1 × 4 मतलब 4। इसमें सिथिलीन डाइमीन बाइडेंटेड लिगैंड है, तो 2 बाइडेंटेड लिगैंड है तो 2 × 2, और 2 मोनोडेंटेड है तो 1 × 2। ये 2 हो गया नंबर ऑफ डोनर एटम। E1 लिगैंड कितना है, तो 2 डोनर एटम है और 2 लिगैंड है, तो टोटल 4 डोनर एटम। 1 डोनर एटम है और 2 लिगैंड है, तो यहाँ से 6। वैसे इसके लिए देखोगे तो यहाँ H2O डोनर एटम एक ही होता है और टोटल 6 है, तो यहाँ से भी 6 डोनर एटम हो गया ऐसा। नेक्स्ट अब डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन के लिए जो है सबसे पहले नेचर पहचानना होगा इसका। तो यहाँ कोबाल्ट का हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो यह लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और कोबाल्ट ट्रिपल+ है, तो कोबाल्ट ट्रिपल+ का हो जाता है 3d6 है और लो स्पिन है, तो इसका मतलब इसमें T2G पहले भराएगा, T2G6 Eg0। तो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन का मतलब यही हुआ। यहाँ कोबाल्ट 2+ है, तो यहाँ हो जाएगा 3d7। और चूँकि यह एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में E होता है नीचे, तो E में पहले 4 और T2 में 3, 4 3 7 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ क्रोमियम पे 3+ है, तो ये हो गया 3d3, और 3d3 है तो डायरेक्ट इसके लिए हम लोग ऑक्टाहेड्रल है, तो T2G3 Eg0। और एक लास्ट Mn2+ इज 3d5, और यह जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए आप लिखोगे तो हो जाएगा T2G3 Eg2 ऐसा। एक ही चीज़ हम लोग उस समय से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो कुछ अलग सा इसमें नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट पता किए सबसे पहले, कोऑर्डिनेशन नंबर लिगैंड के नेचर के आधार पे हम लोग पता कर लिए। उसके बाद फिर डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और जिस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है उस हिसाब से उस डी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार फिर जो कन्फिग्रेशन आया तो हम लोग देख ही रहे हैं जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो 9.23 के बाद 9.24, 9.24 भी ऐसे ही काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारा चीज़ पूछा है, IUPAC नाम पूछा है। IUPAC नाम के अलावे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, स्टीरियो केमिस्ट्री पूछा है, इसके अलावे फिर इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा है। 1 2 3 4 5 6 चीज़। और कॉम्प्लेक्स क्या क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है कि CrH2O का होल 2, फिर C2O4 का होल 2, 3H2O। इसी को ढंग से पहले एक्सप्लेन कर लें। ऐसे ऐसे 4-5 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल IPAC नाम पोटासियम से शुरू होगा कि पोटासियम 2 प्रकार के लिगैंड है, H2O एक्वा या है ऑक्जेलेट। तो पहले एक्वा का A आता है तो डाई एक्वा, उसके बाद ऑक्जेलेट 2 है तो डाई ऑक्जेलेटो, उसके बाद नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कुछ है तो हो जाएगा क्रोमेट। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे यहाँ से तो आएगा 3। बाद में 3H2O का भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो कोई काउंटर आयन नहीं है या हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है। 3H2O है तो इसके बदले आप लिखोगे ट्राई हाइड्रेट। ऐसा तो ये नाम हो गया इसका, पोटासियम डाई एक्वा डाई ऑक्सीडेटो क्रोमेट 3 ट्राई हाइड्रेट। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। पोटासियम का +1, क्रोमियम का X 0 × 2, ऑक्जेलेट का -2 × 2, वाटर का 0 इक्वेट कर दो 0 से, तो +1 + x -4 बराबर 0, x -3 x बराबर +3। तो Cr++ इज द सेंट्रल मेटल आयन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ले तो क्रोमियम का 24 होता है। लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे 3d5 4s1, एक्सेप्शनल है, हाफ फिल स्टेबिलिटी। अब यदि इसी पे 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन हटेगा, 1 यहाँ से 2 यहाँ से, तो बचेगा 3d3। अब चूंकि 3d3 है तो ये हमेशा लो स्पिन होंगे, लिगैंड पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो T2G3 Eg0। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर की बारी आता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में या मोनोडेंटेड लिगैंड है, 1 डोनर एटम देगा × 2, बाईडेंटेड लिगैंड है 2 है तो 2 × 2, तो 2 + 4 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब मेन आया इसके लिए स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री कहने का मतलब कि एक तो आप यहाँ से बता सकते हो इनर की आउटर ऑर्बिटल, तो यहाँ से तो देख लिए लो स्पिन है इनर ऑर्बिटल। और स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब कि कहीं ना कहीं आप इसके स्पाशियल अरेंजमेंट और इसके आइसोमेरिज्म पे जा सकते हो। तो जब आइसोमेरिज्म पे जाओगे तो देखो क्रोमियम, इसका 2 प्रकार का आप शेप बना सकते हो, H2O, एक ऑक्जेलेट को आप इधर रख दो और एक ऑक्जेलेट को इधर रख दो, तो ये इसका ट्रांस स्टीरियो आइसोमर हुआ। इसी का शीश बनाओगे तो क्रोमियम H2O, एक ऑक्जेलेट को यहाँ रखो और एक ऑक्जेलेट को यहाँ रखो, ऐसे, तो ये हो जाएगा सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो यह इसका स्टीरियो केमिस्ट्री हुआ। मैग्नेटिक मोमेंट की यदि हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट में हम लोग पढ़े थे म्यू स्पिन ऑनली, इसका फॉर्मूला था √n+2bm, ऐसा, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम लोग देखें इसका डी कन्फिग्रेशन चाहे एक्चुअल कन्फिग्रेशन जो है उस कॉम्प्लेक्स में, तो T2G3 है। T2G3 कहने का मतलब कि ऐसा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n = 3 आ जाएगा। और जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो n बराबर यहाँ से 3 पुट कर डालो, तो जाएगा 3 + 2bm, तो ये हो जाएगा 3 × 5 मतलब कि 15, तो 3.89 के आसपास आना चाहिए, 4 के आसपास।
तो यही था 6। पहले IPSC नाम लिखे, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, डी का भी, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स में जो होगा वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टीरियो केमिस्ट्री के आधार पे इसका अलग अलग ज्योमेट्री, और लास्ट में मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये 6 अलग अलग क्वेश्चन है। एग्जाम में तो IPSC नेम अलग आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए ऑब्जेक्टिव अलग से बन सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग, लेकिन यहाँ 6 का 6 जो है एक साथ दे दिया है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है इसमें 4 नंबर हम लोग देखेंगे, है तो और भी, लेकिन पहले 4 नंबर की बात करते हैं। 1 के बाद 2 3 रहने देते हैं, इसी के जैसा है, उसको आप देखोगे अपने से, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इसका जो 4 नंबर है उसकी बात करेंगे। वह है CgM FeCl4। सबसे पहले IPSC नेम, तो दिस इज CgM टेट्राक्लोरो या क्लोरिडो, जो भी लिखना है लिख सकते हो। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के पहले पॉजिटिव काउंटर आयन है, तो Fe का लिखना होगा फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आएगा 3। तो हो गया। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट में CgM का +1, इसका x, E -4 बराबर 0, तो x बराबर +3, मतलब Fe++ इज़ द सेंट्रल मेटल आयन। अब Fe का 26 होता है, लास्ट का कन्फिग्रेशन 3d6 4s2, तो Fe++ का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, तो बचेगा 3d5। अब यदि 3d5 बच रहा है, इसका सीधा सा मतलब हुआ, और यहाँ से देखोगे चूँकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लिगैंड काफ़ी वीक है, इसका मतलब कि यह टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस कन्फिग्रेशन को बांटोगे तो E पे 2 हो जाएगा और T2 पे 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 ऐसा हो गया। और उस हिसाब से देखो E में 2 अनपेयर्ड और T2 में 3, तो टोटल हो गए 5 अनपेयर्ड ऐसा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है, मोनोडेंटेड लिगैंड है, क्लोरीन 4 है, तो 1 × 4 मतलब कि 4। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियो में तो इसमें हम लोग को कुछ डील करना ही नहीं है, टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल है तो सबसे पहला किया ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा नहीं, ऑप्टिकल भी शो नहीं करेगा, क्योंकि सारे लिगैंड क्या हैं, सेम, तो ख़त्म हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है स्पिन ओनली, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, n+2bm। n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि 5 दिख रहा है, तो ये 5 + 2bm, तो ये हो जाएगा 5 × 7bm, मतलब 35, जो 36 के अप्रॉक्स है, मतलब कि 6 के आसपास आएगा ऐसा। मतलब इसमें सारे कंसेप्ट्स एक साथ यूज हो गए। तो ऐसे करके जितने भी कॉम्प्लेक्स है ना, एक एक करके जो है आप प्रैक्टिस करोगे और डील करोगे, तो कहने का मतलब कि यह भी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9.24, ये भी हम लोग कर ही लिए। बाकी के जो 2-3 कॉम्प्लेक्स है ऐसे ही आप उसमें चलोगे लेकर के। तो उसके बाद के अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बच रहे हैं, 7-8 क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।